ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में सबसे पहले है कि प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस मच दैन एनिमल्स डू, क्योंकि एनिमल में भाई सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब होता है लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्लांट को मॉलिक्यूल्स को प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज दैन एनिमल डू। देन यहाँ पे ये बात देखो, यहाँ पे क्या है, सब्सटेंसेज दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर मिनरल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये हो गया। उसके बाद अगला बात ये है कि ओवर स्मॉल डिस्टेंसेज सब्सटेंस डिफ्यूजन से या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइक्लोसिस से मूव करते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होता है वो सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस से प्लांट वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोएम के हेल्प से जो सब्सटेंस को मूव करता है उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। रूटेड प्लांट में, अगर रूटेड प्लांट का बात करें तो ट्रांसपोर्ट जाइलम से किसका होता है, वाटर का, मिनरल्स का, जो कि एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट से स्टीम का। जबकि ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट फॉलो करता है। देखो, जो फोटोसिंथेसिस में बना वो कहाँ जाएगा, स्टोरेज ऑर्गेन में भी जाएगा, लेकिन स्टोरेज ऑर्गेन से री एक्सपोर्ट भी होता है मिनरल्स का। कब, जब प्लांट पार्ट सेनेसेंस करता है तो न्यूट्रिएंट में बी विड्रॉन फ्रॉम सच रीजन एंड मे बी मूव टू द ग्रोइंग पार्ट। अगेन नेक्स्ट पॉइंट देखो, हार्मोन्स के बारे में बोला है कि हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और भी केमिकल सिग्नल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं स्मॉल अमाउंट में एंड स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड यूनिडायरेक्शनल मैनर में। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज टू द पार्ट वेयर देयर इज ए नीड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है कंपाउंड का, बट जहाँ पे सब्सटेंस हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हर एक ऑर्गेन कुछ रिसीव कर रहा है तो कुछ दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न पैसिव होता है ना। कहाँ से कहाँ हो सकता है, सेल टू सेल हो सकता है, एक सेल के दूसरे सेल के, एक सेल के पार्ट के बीच में हो सकता है, और स्मॉल डिस्टेंसेस के बीच में हो सकता है। फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेज ऑफ लीफ टू आउटसाइड हो सकता है। अच्छा, कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है, मॉलिक्यूल रैंडम फैशन में मूव करता है। नेट रिजल्ट बीइंग सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। स्लो प्रोसेस है, डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम है कि नहीं, नहीं। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेज एंड लिक्विड, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली दैन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट, क्योंकि गैसियस मूवमेंट के लिए अकेला यही एक तरीका है प्लांट में। डिफ्यूजन अफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर, टेम्परेचर, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे कि डिफ्यूजन रेट साइज पे भी डिपेंड करता है। छोटा होगा और जो सॉल्युबल होगा लिपिड में उसका डिफ्यूजन आसानी से होगा, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक मॉइटी होगा वो डिफिकल्टी फेस करेगा पास करने के लिए, तो उसको मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ मेम्ब्रेन प्रोटीन जो इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भैया ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम होगा जब हर प्रोटीन यूज़ होगा, इसको बोलेंगे सैचुरेशन। दूसरा कि ये जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है ये बहुत स्पेसिफिक होगा क्योंकि प्रोटीन इन्वॉल्व है, और इनहिबिटर से सेंसिटिव होगा क्योंकि जो इनहिबिटर्स जो है प्रोटीन साइड चेन से रिएक्ट कर सकता है। ये जो डायग्राम दे रखा है भैया, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन का दिया हुआ है, जो कि एग्जांपल है वाटर चैनल का, और वाटर चैनल बना हुआ है 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स का। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये रोटेट कर गया और प्रोटीन को ट्रांसफर कर दिया अंदर, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। अब देखो, कुछ चैनल्स हमेशा ओपन होते हैं, कुछ कंट्रोल्ड होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। अब पोरिन्स क्या होता है, पोरिन लार्ज पोर है जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे होता है, जिसके थ्रू प्रोटीन पास कर सकता है, स्मॉल साइज प्रोटीन पास कर सकता है। तो यहाँ पे खास बात यह है कि पोर जो है, पोर तो बड़ा है लेकिन प्रोटीन जो पास करेगा वो प्रोटीन जो होगा वो प्रोटीन स्मॉल होगा। अब देखो, ये तीन जो है ना, ये भी जो डायग्राम है ये भी फैसिलिटेड डिफ्यूजन का ही डायग्राम है। ये हमारा कैरियर प्रोटीन, अगर इससे एक मॉलिक्यूल पास कर रहा है तो यूनिपोर्ट, एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट ऑफ अदर तो यूनिपोर्ट। एंटीपोर्ट में दो मॉलिक्यूल, एक अंदर है एक बाहर गया। सिम्पोर्ट में दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है। तो कैरियर प्रोटीन जो डिफ्यूजन को अलाउ करता है, इफ ओनली टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट टुगेदर, तो सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट, और सिर्फ एक मॉलिक्यूल जाएगा तो ये। अब देखो, को ट्रांसपोर्ट एनिमल में पोटेशियम के साथ होता है और प्लांट में हाइड्रोजन के साथ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या क्या करेगा भाई, सबसे पहले एनर्जी यूज करेगा। अब देखो, डिफरेंट प्रोटीन्स ऑफ द मेम्ब्रेन प्लेज मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में कौन सा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, है ना। पंप्स होता है यहाँ पे प्रोटीन का बना हुआ। अच्छा,
एक्टिव में डिफरेंस क्या है कि लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, यहाँ पे भी सैचुरेशन काइनेटिक्स फॉलो होगा, इनहिबिटर्स एंजाइम सेंसिटिव होगा, ये सब होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, कॉर्क सेल, क्यूटिनाइज सेल, पॉलीथीन ग्लास, ये सब होता है। परमिएबल है प्राइमरी सेल वॉल, जिससे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों जाता है। सेमी परमिएबल, जो सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो कराता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, सेलोफेन मेम्ब्रेन, पर्चमेंट पेपर, कॉपर फेरीसाइनाइड, सेमी परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल में सिलेक्टेड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जाता है, जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर कोई ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन, वैक्यूल का मेम्ब्रेन। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि प्रोटीन दोनों में इन्वॉल्व है, तो दोनों में क्या होगा, सेलेक्टिव होगा, दोनों हाईली सेलेक्टिव होगा, लायबल टू इनहिबिटर रिस्पॉन्ड एंड ये सब चीज़ होगा भाई, और सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अब 3-4 टेबल है, जिस टेबल को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सिंपल डिफ्यूजन, क्या मेम्ब्रेन चाहिए, इसको नहीं चाहिए, लेकिन इस दोनों को चाहिए। हाईली सेलेक्टिव, क्या सिंपल डिफ्यूजन है, नहीं, लेकिन ये दोनों है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होता है डिफ्यूजन में, नहीं, लेकिन इस दोनों में होता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, जहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एटीपी कहाँ लाएगा, जहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। फिर है प्लांट वाटर रिलेशन। अब भैया यहाँ पे देखा कि प्रोटोप्लाज्म में पानी ही पानी है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखो कि जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन, जो हमारा वाटरमेलन है उसमें 92% पानी होता है वाटरमेलन में, और 10 to 15% ही फ्रेश वेट होता है हर्बेसियस प्लांट का। उसके बाद बोला गया कि जो कॉर्न का प्लांट है वो 1 घंटे में, मतलब 1 दिन में 3 लीटर पानी चाहिए उसको, और जो मस्टर्ड का प्लांट है उसको 5 घंटे में अपने वेट के इतना ही वेट का पानी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 लीटर पानी, और इस मस्टर्ड को इतना। तो वाटर है, देख रहा है हम लोग को कि एक लिमिटिंग फैक्टर है ग्रोथ का एंड प्रोडक्टिविटी का इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। अब देखो सीड आपको ड्राई दिखता है, लेकिन स्टिल उसमें कुछ पानी है, इसीलिए वो लाइव है और रेस्पायर कर रहा है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसमें, और ये सब कहानी है। तो हमने बोला कि वाटर इज़ द लिमिटिंग फैक्टर फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, इन एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। देन आते हैं भाई वाटर पोटेंशियल पे। वाटर पोटेंशियल में बोलेंगे जब पानी ही पानी होगा, जब पानी ही पानी होगा तो इसका फ्री एनर्जी ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 0 प्रेशर पर कितना होगा, 0। ये वाटर पोटेंशियल। इसमें आता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब सॉल्यूट आ रहा है, सॉल्यूट जब आएगा तो पानी कम होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, जब पानी आएगा तो उसके कारण पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा, जिसको बोलेंगे प्रेशर पोटेंशियल। कहानी ही खत्म। अब एक चीज़ देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm पे जो हमारा वाटर पोटेंशियल होता है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। जो वाटर पोटेंशियल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो किसके बराबर होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बस इतना ही कहानी है। अब देखो, व्हेन वाटर एंटर्स द सेल टू डिफ्यूजन कॉजिंग प्रेशर बिल्डअप, दिस मेक्स द सेल टर्जिड। जब पानी अंदर आएगा तो कौन सा प्रेशर डेवलप करेगा, प्रेशर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। अब देखो, दिस इंक्रीजेज द प्रेशर पोटेंशियल। तो पानी के एंट्री से क्या डेवलप होता है, प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट के एंट्री से क्या डेवलप होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल। अब देखो, प्रेशर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, जाइलम वेसल। ये जो जाइलम वेसल होता है उसमें नेगेटिव होता है, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, दो इन प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द जाइलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टीम। ये सब कहानी हो गया। तो वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, और जो प्रेशर पोटेंशियल होता है ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, और ये क्या देता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये सॉल्यूट के एंट्री के कारण, ये वाटर के एंट्री के कारण। अब ये फॉर्मूला पता है, डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गो प्रेशर, उसी में ये फॉर्मूला सारा माइनस साइन के लगा दो तो ये मिल जाएगा। अब एक रिलेशन यहाँ पे आएगा कि सॉल्यूट पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का नेगेटिव है। अब देखो, ऑस्मोसिस के बारे में कोई खास कहानी नहीं है, सिर्फ यही है कि जहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। क्या, चलो ऑस्मोसिस में ये वाला क्वेश्चन किया ही हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक चीज़ खाली याद रखना है कि मोर द सॉल्यूट लोअर द सॉल्यूट पोटेंशियल, दैट्स इट। ऑस्मोटिक प्रेशर वेरिएबल है डिफरेंट हैबिटेट में, सबसे कम हाइड्रोफाइट में, मैक्सिमम हैलोफाइट में, ए ट्रिप्लेक्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। ऑस्मोमीटर से मेज़र करते हैं, प्लाज्मोलिसिस से, प्लाज्मोलिसिस टेक्निक है, और ऑस्मोमीटर में जो प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 0 होता है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सॉल्यूट पोटेंशियल जितना होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके कारण पानी अंदर घुसना चाहेगा। इस पानी को अंदर ना घुसने के लिए जो प्रेशर बाहर से लगाना पड़ेगा
वही होता है हमारा, क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पाई। तो ये सॉल्यूट पोटेंशियल है और ये पाई है, तो हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ दिस। देन आगे प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में कुछ खास बात नहीं है। प्लाज्मोलिसिस में बस एक कहानी है कि सबसे पहले पानी साइटोप्लाज्म से निकलेगा, फिर वैक्यूल से निकलेगा, ठीक है, और कॉर्नर से ये लूज कर देगा और यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा होगा, प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के इस लेयर को छोड़ देता है। जब सेल टर्जिड होता है तो इसमें पानी भरा होता है और यहाँ पे टर्गर प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, ठीक है। जब सेल फ्लैसिड होता है तो वहाँ पे टर्गर प्रेशर होता है 0, और जब सेल प्लाज्मोलाइज्ड होता है तो टर्गर प्रेशर होता है नेगेटिव। अब यहाँ पे मेनली दो बात है कि जब पानी अंदर आएगा तो कौन सा प्रेशर डेवलप करेगा, टर्गर प्रेशर, और इसके ऊपर वॉल प्रेशर लगेगा ताकि इसका बर्स्टिंग ना हो। एनिमल सेल में बर्स्ट कर जाता है क्योंकि वॉल ही नहीं होता है। अब देखो ये जो टर्गर प्रेशर है ये एक्सटेंशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेल के इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब जब सेल के अंदर पानी भरेगा तो कौन सा प्रेशर डेवलप करेगा, टर्गर प्रेशर। ये टर्गर प्रेशर सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर है, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस हो गया, ये कहानी हो गई। ये प्लाज्मोलिसिस कहाँ होता है भाई, लिविंग सेल में होता है। लिविंग सेल के पहचानने का तरीका है कि वो प्लाज्मोलिसिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब जब प्लाज्मोलिसिस होगा तो वाटर पहले साइटोप्लाज्म से निकलेगा, देन वैक्यूल से निकलेगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर, उसके बाद ये देखो यहाँ पे सेल प्लाज्मोलाइज होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब जब सेल को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो टर्गर प्रेशर 0 होगा, जितना पानी अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे कहानी पढ़ते हैं कि प्लाज्मोलिसिस प्रॉपर्टी है लिविंग सेल्स का, ये रिवर्सिबल है। जब हम हाइपोटोनिक में डालेंगे तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा। इससे क्या करते हैं, एप्लीकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग सेल, फूड प्रिजर्वेशन, वीड एलिमिनेशन एंड मेथड फॉर मेजरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर बाय ऑस्मोमीटर। टर्गर प्रेशर का बात करें तो ये कैसा होता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। पानी के एंट्री के कारण जो वॉल पे प्रेशर लगाता है सेल, उसी को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। टर्जिड सेल होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा टर्गर प्रेशर। प्लाज्मोलाइज सेल में टर्गर प्रेशर नेगेटिव एंड फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर 0। और फ्री सॉल्यूशन में जब हम बात करेंगे वेसल में, तो टर्गर प्रेशर वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। टर्गर प्रेशर वहीं एप्लीकेबल है जहाँ पे सिस्टम डिलिमिटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो, वहीं पे एप्लीकेबल है। इम्बिबिशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जहाँ पे एक होता है इम्बाइबेंट, एब्जॉर्बेंट। जो बेंट है वो सॉलिड वाला पार्ट है और वो इम्बाइबेट उसके अंदर आता है, तो इस बेंट के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। वॉल्यूम को बढ़ा देता है तो फिर बहुत सारा फिर कहानी होगा। एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन इज वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सीड एंड ड्राई वुड, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और जब जब वाटर एब्जॉर्ब होगा प्रेशर वैसर डेवलप होगा और कहानी खत्म। डिफ्यूजन का ही एक टाइप है ये इम्बिबिशन भी, क्योंकि यहाँ पे भी पानी हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है एंड वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट इज एसेंशियल फॉर इम्बाइबिशन, ये हो गया। और दूसरा एफिनिटी भी चाहिए एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में, इज ऑल्सो ए प्री रिक्विजिट। देन आते हैं डीपीडी। डीपीडी का मतलब पानी का कितना कमी है, उसी को बोलेंगे सक्शन प्रेशर। जितना ज़्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन उतना कम वाटर पोटेंशियल, उतना ये डीपीडी। डीपीडी लो डीपीडी टू हाई डीपीडी पानी मूव करता है और हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल पानी मूव करता है। नॉर्मल सेल के लिए डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। बाकी टर्गर प्रेशर का कहानी से उसको निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में देखो, सबसे पहले अगर डिफ्यूजन होगा तो एक प्लांट सेल 50 माइक्रोन का होता है, इसको जाने में 2.5 सेकेंड लगेगा, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस का हमारे को ज़रूरत है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़न ये कभी भी सफाइस नहीं करेगा हमारे मूवमेंट के लिए प्लांट में, ठीक है। तो बेसिकली डिफ्यूज़न से हमारा बात नहीं बनेगा, तो हमको चाहिए कुछ ऐसा तरीका जिससे कि वाटर मिनरल फूड मास में फ्लो करे, बल्क में फ्लो करे ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो उसको बोलते हैं हम लोग सब कुछ भी हो स्वेप्ट अलोंग एट सेम पेस, सेम स्पीड से सब कुछ मूव करेगा। जैसे रिवर वाटर में फ्लो करता है कचरा वचरा, वैसे फ्लो करना चाहिए, तो उसको बोलेंगे बल्क फ्लो। और इसी प्रोसेस को बोला गया ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन दो कारण से होगा। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बोलेंगे पुश, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक को बोलेंगे पुल। इस पुश एंड पुल के कारण ये होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हमेशा इन मासेज में होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस लाइक रिवर फ्लो। देन हमारे पास आता है क्या कि जाइलम। जाइलम से क्या क्या वाटर मिनरल, कुछ हार्मोन्स एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का मूव, अमाइड वमाइड का मूवमेंट होता है रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में। और फ्लम ट्रांसलोकेट करता है वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट मेनली फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब प्लांट कैसे पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो सबसे पहले हमारे पास रूट हेयर होगा। जोन ऑफ मैचुरेशन में मिलियंस में होता है टिप पे। सबसे खास बात कि रूट हेयर थिन होता है, सिलेंडर एक्सटेंशन है एपिडर्मल सेल्स का, जिसको एपिब्लेमा भी बोलते हैं। सरफेस एरिया को बढ़ाता है एंड वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कराता है। अब ये एब्जॉर्प्शन जो होगा
हो गया। उसके बाद वंस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर इट कैन मूव डीपर इनटू द रूट लेयर बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवे, एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक। सबसे ज़्यादा किससे होगा तो एपोप्लास्टिक पाथवे से होगा, क्योंकि एपोप्लास्ट में सबसे कम रेसिस्टेंस पानी को ऑफर किया जाता है क्योंकि कॉर्टिकल सेल लूजली अरेंज्ड होता है। तो एपोप्लास्ट क्या है, नेटवर्क ऑफ एडजेसेंट इंटरकनेक्टेड सेल जो कि कंटिन्यूअस है थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्राइप, जहाँ एंडोडर्मिस है वहाँ से सिम्प्लास्टिक पाथवे को फॉलो करता है। कैस्पेरियन स्ट्राइप को बोलते हैं बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, सेलेक्टिव होता है, सुवेरिन का डिपोजिशन होता है यहाँ पे। बस यही है यहाँ पे कहानी। देन आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये मूवमेंट जो होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि पानी का मूवमेंट हो रहा है आपका। और यहाँ पे देखो वाटर मूवमेंट मास फ्लो में हो रहा है और टेंशन डेवलप हो रहा है कंटिन्यूअस स्ट्रीम में एज वाटर किसके कारण फ्लो कर रहा है, एडहेसिव कोहेसिव फोर्स के कारण फ्लो कर रहा है। सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होगा, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट आर एक्सटेंडेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में पानी सेल ये स्लोली थोड़ा जाएगा। ठीक है, एंड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कैन बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, कितने बार बोल चुके हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हाइड्रिला लीफ में देखने को मिल सकता है। मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हाइड्रिला लीफ में विजिबल है। अब है कि मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट ऑकर्स वाया सिम्प्लास्ट सिंस cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water. However, the inner boundary of the cortex, the endodermis, is impervious. क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैंड है सुबेरिन मैट्रिक्स का called Suberian stripe. Water molecule unable to penetrate this layer, so they are directed into the wall region that are not suberized into the cells through the membrane, and water moves through the symplast and crosses the membrane and then through the cells of the xylem. So हमने बोला कि movement of water through the root layer ultimately symplastic है in the endodermis. This is the only way water and other solute can enter the vascular cylinder. अब xylem में आने के बाद they are again free to move between the cell. Again they are free to move in symplastic fashion. Next is what? Some plant have additional structure called mycorrhiza that helps in absorption other than root. Now see mycorrhiza. mycorrhiza में क्या होता है कि फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन है। ये फंगस या तो रूट के अराउंड नेटवर्क बना सकता है या रूट को पेनिट्रेट कर सकता है। अब रूट क्या प्रोवाइड करता है फंगस को, शुगर और नाइट्रोजनस कंपाउंड। एंड फंगस क्या करता है, सरफेस एरिया इसके हाइफा का ज़्यादा होता है तो वाटर का आयन का एब्जॉर्प्शन करता है। और पाइनस सीड कभी भी बिना फंगस के ग्रो ही नहीं करेगा। पाइनस सीड हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा फॉर सीड जर्मिनेशन। अब पानी ऊपर कैसे जाता है, सबसे पहला है रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर के बारे में देखो, रूट में आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉइल में कम है, तो ये एक्टिवली इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। और जब ये रूट में यहाँ आएगा तो रूट का वाटर प्रेशर पोटेंशियल घट जाएगा, तो सॉइल के अंदर सॉइल से पानी इसके अंदर आएगा, पानी आएगा तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा, उसी को बोलेंगे रूट प्रेशर, जो कि मॉडरेट हाइट तक पुश कर सकता है। गटेसन का भी थ्योरी रूट प्रेशर से आता है। और रूट प्रेशर का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाटर कॉलम ड्यू टू हैवी ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ये नेगेटिव प्रेशर है भैया, नेगेटिव प्रेशर है मतलब क्या होगा, यहाँ पे पुलिंग होगा, अपवर्ड फ्लो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये अपवर्ड फ्लो का स्पीड क्या है, 15 मीटर पर आवर। नेक्स्ट आ जाओ कि वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू द लीव्स बाय द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को बोलोगे एडिशन कोहेशन ट्रांसपिरेशनल पुल। वाटर इज ट्रांजिएंट इन नेचर, लेस देन 1% रीचिंग इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, बाकी 99% का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन से, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। अब हम लोग बोलेंगे कि कोबाल्ट क्लोराइड का एक टेस्ट होता है कि पानी आता है तो वो पिंक कलर में कलरलेस से कन्वर्ट हो जाता है, ये कहानी है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का मतलब इवेपोरेटिव लॉस। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल को देखोगे तो उसका जो आउटर वॉल होता है, आउटर वॉल टू गार्ड सेल, आउटर वॉल जो होता है वो थिन होता है एंड बल्ज आउट, और इनर वॉल जो होता है एंड फोर्स द इनर वॉल इनटू क्रेसेंट शेप। इनर वॉल क्रेसेंट शेप का होता है, आउटर वॉल देखो थिन स्टोमाटल पोर, द थिन आउटर वॉल बल्जेज आउट, आउटर वॉल थिन होता है एंड इनर वॉल क्रीसेंट शेप का होता है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इज ऑल्सो एडेड ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल जो कि रेडियली ओरिएंटेड होता है। और देखो बेसिकली यूजुअली लोअर सरफेस ऑफ जो डाइकॉट लीफ होता है वो हाइपोस्टोमैटिक होता है और मोटोकॉट कैसा होता है, एम्फीस्टोमैटिक होता है। यहाँ पे देखो इनर वॉल जो होगा वो थिक एंड इलास्टिक होगा, आउटर वॉल जो होगा वो थिन होगा। नेक्स्ट देखो गार्ड सेल के बारे में, यहाँ पे पेप्केज एंजाइम होता है गार्ड सेल में। ठीक है, ये पेप्केज एंजाइम होता है गार्ड सेल में। दूसरा ये स्टोमेटल apparatus दिख रहा है, ये रेडियल
सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल रेडियली अरेंज्ड होता है। उसके बाद उसके अलावा कोई फैक्ट यहाँ पे कुछ नेक्स्ट बात नहीं है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन जो होगा, ट्रांसपिरेशन मेनली ड्यू टू 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एडेशन, कोहेजन, सरफेस टेंशन। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी, इन 3 प्रॉपर्टी के कारण गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब एबिलिटी टू रेसिस्ट पुलिंग फोर्स, इसी को बोलते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी देता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिससे पुलिंग फोर्स को ये रेसिस्ट कर देता है। एंड कैपिलैरिटी भी यही प्रोवाइड करता है। कैपिलैरिटी है मतलब एबिलिटी टू राइज, ये स्मॉल डायमीटर ऑफ दिस एंड दिस के कारण ये हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाओ कि फोर्सेज जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, 130 मीटर तक ये ट्रांसपिरेशन करवा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ट्रांसपिरेशन का क्या क्या फंक्शन है। पहला, एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट। दूसरा, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर प्रोवाइड करना, मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराना, कूलिंग द सरफेस ऑफ द लीफ बाय इवेपोरेटिव कूलिंग अप टू 10 to 13 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर देता है। मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग सेल्स टर्जिड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कि प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जब होगा, फोटोसिंथेसिस हैज़ इनसैटाइएबल नीड फॉर वाटर, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और पानी का तो लॉस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विच इज शिफ्टेड और डिप्लीटेड बाय ट्रांसपिरेशन। अब ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि रूट से पानी गया कहाँ पे, प्लांट में, प्लांट के ऊपर फिर ट्रांसपिरेशन से लॉस होगा तो पानी चला जाएगा हवा में और बैक टू सॉइल, यही इसी के कारण ह्यूमिडिटी होता है रेन फॉरेस्ट में। C4 प्लांट का इवोल्यूशन एक टाइप का स्ट्रैटेजी है, किस चीज़ के लिए, वाटर के कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि ये C4 plant in terms of fixing carbon dioxide is twice efficient, while C4 plant loses half water as C3 plant for the same amount of CO2 being fixed। अब देखो कि अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, प्लांट को कार्बन और ऑक्सीजन लेना होगा तो CO2 से ले लेगा, बाकी चीज़ किससे लेगा, वाटर, मिनरल और सॉइल से। अब अपटेक ऑफ मिनरल, मिनरल का अपटेक रूट सेल में एक्टिव से भी हो सकता है, पैसिव से भी हो सकता है, मेनली एक्टिव से होता है। एक्टिव से क्यों होता है, क्योंकि आयंस एक तो चार्ज है, दूसरा कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, और दूसरा रीज़न ये है कि इस रूट के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इसको जाना पड़ता है, जबकि कुछ आयन एपिडर्मल सेल में पैसिवली भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला कि आयंस आर एब्जॉर्ब बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सॉइल। तो यहीं तक करते हैं इसको।